फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिट्सप्रंग डिजीज। ये एक जीआई का डिसऑर्डर होता है। इसका अनदर नेम होता है एक गैंग्लियोनेसिस एंड एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ओके, इसके अनदर नेम है मेगाकोलोन भी, इसको सिंपली बोल देते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर एक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती हैं। इसकी म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर के ऊपर एक गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं जो हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी में हेल्प करती हैं। उनकी एब्सेंस होती है, मीन्स हमारे इंटेस्टाइन की मोबिलिटी करवाने वाली जो सेल्स होती हैं उनकी एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन मोबाइल नहीं हो पाती है, मोटाइल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जितना भी फिकल मैटर है वो इंटेस्टाइन में ही ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता, पास आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा कोलोन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कोलोन के साइज इंक्रीज होने की वजह से ही इसको अनदर नेम बोला गया है मेगाकोलोन। ओके फ्रेंड्स, इसी के लिए इसका नाम मेगाकोलोन बोला गया है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती क्या है। ये हमारे पीएनएस और सीएनएस में अलग अलग नेम बोला जाता है, जैसे कि सेल बॉडी का कलेक्शन होता है मेनली, तो ठीक है। सेल बॉडी का कलेक्शन अगर पीएनएस में है तो उसको गैंग्लियंस बोल देते हैं, अगर सीएनएस में है तो उसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं, ठीक है। अगर पीएनएस में है तो उसको गैंग्लियंस बोल देते हैं, अगर सीएनएस में है तो उसको न्यूक्लियाइज बोल देते हैं। देन मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट कौन सा होगा इस स्टेजेस के अंदर, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। जो हमारा कोलोन का पार्ट होता है रेक्टोसिग्मोइड कोलोन, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट इस डिजीज की वजह से होता है। देन आते हैं हमारे क्यूजेटिव फैक्टर्स। क्यूजेटिव फैक्टर्स में है हमारी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, की क्रोमोसोम्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, उसकी वजह से भी ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, किसी को डाउन सिंड्रोम हो तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं स्प्रंग डिजीज होने के। मैटरनल इन्फेक्शन, बेबी वोम में है और मदर ने कुछ खा लिया या जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया जीआई का, तो उसकी वजह से भी इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी स्प्रंग डिजीज हो सकता है। टेरेटोजेनिक ड्रग्स, टेरेटोजेनिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो मदर लेती है लेकिन उनका इफेक्ट जो है हार्मफुल इफेक्ट बेबी के ऊपर आता है, तो उनको टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चली जाती हैं। तो अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान टेरेटोजेनिक ड्रग्स ले लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल थिलेडोमाइड है, वॉलपोरिक एसिड है, कार्बामाजेपिन है, तो ये ड्रग्स लेने की वजह से भी हमारा स्प्रंग डिजीज क्योज होने के चांसेस होते हैं। देन आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूबॉर्न के अंदर, जब न्यूबॉर्न के अंदर स्प्रंग डिजीज है तो वो 48 आवर आफ्टर बर्थ मिकोनियम पास नहीं कर पाएगा। मिकोनियम होता है हमारा फर्स्ट स्टूल, ठीक है। बेबी के पैदा होने के बाद जो फर्स्ट स्टूल बोलते हैं उसको मिकोनियम बोलते हैं, ठीक है। वो पास नहीं कर पाएगा विद इन 48 आवर ऑफ बर्थ। देन आते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी बेबी को, बाइल स्टेल वोमिटिंग, रिफ्यूज टू सक, मीन्स बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। ये तो थी हमारे न्यूबॉर्न के अंदर। अब आते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस में क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव, मीन्स फेलियर टू वेट गेन, इसको एफटीटी भी बोलते हैं, मीन्स फेलियर टू थ्राइव, बच्चा वेट गेन नहीं कर पाएगा। बाइल स्टेन वोमिटिंग होगी, वही वाली है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, रिबन लाइक स्टूल आएगा एंड कॉन्स्टिपेशन होगा। रिबन लाइक स्टूल जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर ही आएगा, न्यूबॉर्न के अंदर नहीं आएगा। तो रिबन लाइक स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। देन आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक में इवेल्युएशन में हम बायोप्सी करते हैं, एंड बायोप्सी में हम टिश्यू का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं इंटेस्टाइन से, देन उसकी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमें गैंग्लियोनिक सेल्स की एब्सेंस मिलती है, गैंग्लियोनिक सेल्स वहाँ पे नहीं होती हैं। यूएसजी करा के देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, वहाँ पे हमें दिख जाएगा कि कोलोन का साइज जो है वो बढ़ा हुआ है, मेगाकोलोन जिस कंडीशन को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बेरियम एनीमा करवा के देख लेंगे। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। देन आती है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में है, सबसे पहले है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आते हैं हमारे पुल थ्रो ऑपरेशन। इसका अनदर नेम होता है स्वेंसन ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, हम इंसिजन लगाते हैं वहाँ पे, और जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको तो रिमूव कर लेते हैं, और जो हमारा हेल्दी पार्ट है उससे उस पार्ट को कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे इंटेस्टाइन है और ये हमारा यहाँ से जाके रेक्टम और फिर ये एनस है, ठीक है। इतना पार्ट हमारा डैमेज हो चुका है, तो इससे ऊपर की जो इंटेस्टाइन है उसको डायरेक्ट इस पार्ट को तो रिमूव कर देते हैं, और इस पार्ट को डायरेक्ट यहाँ से हम अटैच कर देंगे। इसको बोलते हैं पुल थ्रो ऑपरेशन और स्वेंसन ऑपरेशन, ठीक है।
देन आती है इसकी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। क्या करेंगे कि पेशेंट को एनपीओ रखना है, कुछ भी खाने के लिए नहीं देना उसको, ओनली पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। एनपीओ रखना है, नथिंग पर ओरल या नील पर ओरल उसको रखना है और पेरेंटल न्यूट्रिशन देते रहना है। बोल साउंड्स को असेस करना है, बोवल इरिगेशन करना है, उसको हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फाइबर डाइट हमें उसको प्रोवाइड करनी है। फ्लूइड वॉल्यूम भी मेंटेन करके रखना है ताकि इसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। देन आती है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे जब तक उसकी बाउल साउंड रिटर्न नहीं आ जाती, वापस नहीं आ जाती, तब तक उसको हमें एनपीओ रखना पड़ेगा। स्मॉल डाइट देते रहेंगे, फ्रीक्वेंट डाइट देते रहेंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट डाइट होगी। रेक्टम टेम्परेचर को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वहाँ से हमारी सर्जरी वगैरह हुई है तो रेक्टल टेम्परेचर, जो रेक्टल टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो रेक्टल टेम्परेचर को हमें अवॉइड करना है। हमें रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज देखना है। जहाँ पे भी हमने सर्जरी की थी, पुल थ्रो ऑपरेशन किया था, तो वहाँ पे हमें देखना है कि पेशेंट को रेडनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है या फिर एनी डिस्चार्ज वहाँ पे हो रहा है, तो हमें उसको असेस करना है। तो ये था हमारा हिस्प्रंग डिजीज। इसकी पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद इसकी मेन जो कॉम्प्लिकेशन आते होती है एंटेरोकोलाइटिस। विद इन 2 ईयर ऑफ सर्जरी के अंदर ये हमारी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती हैं, तो हमें इसको भी मैनेज करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स।